हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही हैं। आप सभी को पता है, हमने लास्ट लेक्चर में ज्योग्राफी क्लास 7 आईसीएससी बोर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 हमने किया था। उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने फुल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइजेस करी और उसके बाद वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए। आई होप आप सभी ने तीनों पार्ट्स अच्छे से देखे हैं फर्स्ट चैप्टर के और आपको समझ में आया है। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ये भी ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ डाउट है तो आप वो क्लियर आउट कर सकते हैं और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करिए। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ। हमारा जो सोलर सिस्टम होता है उसमें अर्थ ही एक ओनली प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है अर्थ, पृथ्वी। सिर्फ एक ही ऐसा ग्रह है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है, जिस पर जीवन एग्जिस्ट करता है। दिस इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर ऑन द अर्थ। ये जो है, जो अर्थ पर जीवन कोई भी जी सकता है, वो किस वजह से होता है? मेनली क्योंकि वहाँ पर लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है अर्थ पर। यू ऑलरेडी हैव सम आइडिया अबाउट द लैंड फॉर्म्स एंड द वाटर बॉडीज। तुम्हें, आप सभी को सब पहले ही थोड़ा बहुत आइडिया है लैंड फॉर्म्स के बारे में, वाटर बॉडीज के बारे में। सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स अवर प्लैनेट। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हमारे प्लैनेट के चारों तरफ एक ब्लैंकेट ऑफ एयर होती है, ठीक है। एक ब्लैंकेट, एक लेयर होती है एयर की हमारे प्लैनेट के चारों तरफ। हमारे प्लैनेट यानी अर्थ के चारों तरफ एक लेयर होती है। जैसे ये अर्थ है तो उसके चारों तरफ एक लेयर होती है। उसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो उसके आगे क्या है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्या? एटमॉस्फेयर। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। एयर का वो ब्लैंकेट, ठीक है, एयर की एक लेयर जो अर्थ के चारों तरफ होती है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड एटमॉस से आया है। एटमॉस का मीनिंग होता है वेपर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स मोर देन 1,000 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। तो एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ सरफेस से 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा फैला हुआ है। विच इज़ हेल्ड इन प्लेस बाय द अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जितना ये फैला हुआ है उसे पकड़ के किसने रख रखा है? अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने उस लेयर को, उस ब्लैंकेट को, एयर की जो ब्लैंकेट है उसे पकड़ के रखा हुआ है उसकी जगह पर। किसने? अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर होता है इसका क्या कंपोजिशन होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है इस एटमॉस्फेयर में? एयर विच मेक्स अप दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं यानी कि एयर की बात कर रहे हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। एयर एक मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन मेक्स अप अबाउट 78%। अब 100% एयर हो गई जैसे, ठीक है, तो उसमें से 78% नाइट्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन, ठीक है, अबाउट 21% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो 78% नाइट्रोजन होता है और 21% जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अबाउट 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 0.03% होता है अबाउट, एंड रिमेनिंग 0.97% इंक्लूड्स अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक आर्गन, ओजोन एंड वाटर वेपर। और बाकी के जो 0.97% बचता है, ये इसमें दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं जो जैसे कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए या फिर आर्गन, ओजोन और वाटर वेपर, कि ये सभी उसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। किसमें? बाकी के रिमेनिंग 0.97% में। तो मेजर पार्ट जो होता है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनता है एटमॉस्फेयर का, एयर का, ठीक है। सम डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। Although the gases present in the atmosphere are used up in certain processes। अब गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं वो कुछ प्रोसेसेस में यूज़ कर ली जाती हैं, ठीक है। जो गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं वो कुछ कुछ प्रोसेसेस में, कुछ फिक्स्ड प्रोसेस हैं जिनमें ये गैसेस यूज़ कर ली जाती हैं। दे आर ऑल्सो रिलीज बैक इन टू द एटमॉस्फेयर इन अदर प्रोसेसेस। अब कुछ प्रोसेसेस में तो वो गैसेस यूज़ भी कर ली जाती हैं, लेकिन दूसरे प्रोसेसेस के द्वारा वो गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज बैक हो जाती हैं, वापस रिलीज हो जाती हैं। सो द कंपोजिशन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट। तो एटमॉस्फेयर का जो लोअर एरिया है, लोअर पार्ट है, उसका कंपोजिशन नॉर्मली क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है। तो ये था कंपोजिशन एटमॉस्फेयर का। अब हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ेंगे। अब हम लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में बहुत सारी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन के बेसिस पर टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। कंपोजिशन, टेम्परेचर और दूसरी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर द एटमॉस्फेयर
जो एटमॉस्फेयर है, इट मे बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, उसे हम 5 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से स्टार्ट करते हुए, द लेयर्स आर कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, जो बॉटम लेयर होती है उसे हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, फिर ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। 5 लेयर्स हो गई। कौन कौन सी नाम याद रखना सीरीज में, बॉटम से होती हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे वन बाय वन। हाउ एवर द बाउंड्रीज बिटवीन दीज लेयर्स आर नाइदर फिक्स्ड नॉर वेल डिफाइंड। लेकिन इनके बीच में जो ये जो बाउंड्रीज होती है ना, इन लेयर्स के बीच की जो बाउंड्रीज होती है ना तो फिक्स्ड होती है ना ही वेल डिफाइंड होती है, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। द लेयर्स ओवरलैप, लेयर्स जो है ओवरलैप भी कर सकती हैं। ठीक है, ऐसे ओवरलैप भी हो जाता है। और उनकी थिकनेस वेरी कर सकती है, यानी कि एक लेयर की थिकनेस मान लीजिए इतनी है, ठीक है, दूसरी की हो सकता है इतनी ही थिकनेस हो। तो इनकी बाउंड्रीज जो होती हैं इन लेयर्स की वो फिक्स नहीं होती हैं। ओके, तो हम वन बाय वन अब इन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली पढ़ी थी हमने बॉटम से ट्रोपोस्फेयर। लोएस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द ट्रोपोस्फेयर। जो लोएस्ट, सबसे बॉटम में पाई जाने वाली और डेंसेस्ट लेयर, बहुत मोटी लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। अबाउट 3/4 ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कंटेन्ड विद इन दिस लेयर। तो एटमॉस्फेयर का जितना मास है, उसमें जितना भी वेट है उसके अकॉर्डिंग, उसमें अबाउट 3/4 पार्ट किसने लिया हुआ है, इस वाली लेयर ने कंटेन करा हुआ है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, दैट एक्सटेंट ऑफ दिस लेयर इज अबाउट 18 किलोमीटर अबव द इक्वेटर। इक्वेटर से देखें, ठीक है, अर्थ का जो इक्वेटर होता है उससे देखें तो 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर है, बट ओनली अबाउट 8 किलोमीटर अबव द 2 पोल्स। लेकिन अगर 2 पोल्स जो होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, उससे 8 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। इक्वेटर से कितना, 18 किलोमीटर, बट दोनों जो पोल्स हैं उनसे है 8 किलोमीटर। किसकी लेयर, क्या है ये लेयर कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, द ट्रोपोस्फेयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट। ट्रोपोस्फेयर जो होता है ब्लैंकेट की तरह काम करता है। इट प्रिवेंट्स डेज फ्रॉम बिकमिंग वेरी हॉट एंड नाइट्स फ्रॉम बिकमिंग वेरी कोल्ड। ये प्रिवेंट करता है डेज को बहुत ज़्यादा गर्म होने से और नाइट्स को बहुत ज़्यादा ठंडा होने से। प्रोटेक्शन का काम करता है कौन, ट्रोपोस्फेयर। विद इन द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी मूव अप। अब ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर, क्लाउड्स एंड डस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर फाउंड इन दिस लेयर। अब एटमॉस्फेयर में जितने भी वाटर वेपर, क्लाउड्स और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सभी इसी लेयर में पाए जाते हैं। आप कॉमन सेंस की बात है ना, ये अर्थ हो गई, ये इसकी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हो गई। तो बॉटम लेयर कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर होती है। तो इसी में तो ज़्यादा क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल्स और ये सभी पाए जाएंगे ना, वेपर्स वगैरह, तो इसी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। द ट्रोपोस्फेयर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रोपोस विच मीन्स टर्निंग। जो ट्रोपोस्फेयर नाम पड़ा वो उसके ग्रीक वर्ड से नाम पड़ा जिसका नाम है ट्रोपोस। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है टर्निंग, बदलता हुआ। दिस इज बिकॉज ऑल द वेदर चेंजेस दैट वी एक्सपीरियंस टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फेयर। टर्निंग नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि जितने भी मौसमों में बदलाव आता है, जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठंडी, गर्मी, बारिश का मौसम, है ना, तो ये सभी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं ये चेंजेस। अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज मार्क्ड बाय ट्रोपोपोज। अब ट्रोपोस्फेयर जब बोल रहा है 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो जिसका अपर लेयर है, अपर लिमिट है ट्रोपोस्फेयर की, उसे मार्क किया गया है ट्रोपोपोज से। ठीक है, वेयर दी जनरल डिक्रीज इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड स्टॉप्स। जो वहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होता है, ट्रोपोपोज पर जो डिक्रीज होता है ना पॉइंट, उसमें टेम्परेचर में जो डिक्रीज होता है वो स्टॉप हो जाता है। बताया था ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ऊपर कैसे जाते हैं, जैसे ये बॉटम की लेयर थी उसकी, है नी, ये पूरी ट्रोपोस्फेयर की लेयर है ये पूरी, तो ये बॉटम की है। जैसे जैसे हम इसमें ऊपर जाते जाएंगे ना ट्रोपोस्फेयर में, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो ट्रोपोपोज जब आ जाता है, एंड पॉइंट आ जाता है इस ट्रोपोस्फेयर लेयर का, वहाँ पर जो डिक्रीज होना होता है ना टेम्परेचर में वो स्टॉप हो जाता है। तो ये था हमारा ट्रोपोस्फेयर के बारे में। सेकेंड लेयर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सी आती है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर एंड एक्सटेंड्स टू अबाउट 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। और अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर है, अर्थ के सरफेस से बताई जा रही है ये डिस्टेंस। स्ट्रेटोस्फेयर की डिस्टेंस कितनी है, अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर। पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज द ओजोनोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं ओजोनोस्फेयर।
पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर का एक पार्ट है, उसे हम बोलते हैं ओजोनोस्फेयर, एज इट हैज़ द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो पूरा स्ट्रेटोस्फेयर है उसके एक पार्ट को हम ओजोनोस्फेयर बोलते हैं, क्योंकि उस पार्ट में ज़्यादा कंसंट्रेशन पाया जाता है ओजोन का। ठीक है, ओजोन प्रोटेक्ट्स अस बाय अब्जॉर्बिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। जो ओजोन है वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, सन की जो हार्मफुल वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन और हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज सन की। द ओजोनोस्फेयर बिकम्स क्वाइट वार्म बाय एब्जॉर्बिंग दीज रेज। और जो ओजोनोस्फेयर होता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है जब वो इन रेज को एब्जॉर्ब करता है। कौन सी रेज को, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती हैं, जब ओजोनोस्फेयर वाली लेयर क्या कर लेती है, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, वो थोड़ी सी वार्म हो जाती है। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपको डायग्राम के थ्रू लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर दिखाई हुई हैं। ठीक है, इधर नॉर्थ पोल है और इधर इक्वेटर है। इक्वेटर से अभी हमने पढ़ा, ये फर्स्ट लेयर कौन सी हो गई, ट्रोपोस्फेयर हो गई। नॉर्थ पोल पे 8 किलोमीटर है नॉर्थ से, ठीक है, और इक्वेटर से 18 किलोमीटर है। फिर हमारी आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है, एक पार्ट को हम बोलते हैं ओजोनोस्फेयर। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है, सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को उन्हें एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो लेयर होती है वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है, और बट वो हमें प्रोटेक्ट करती है, ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, हमारी अर्थ को। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर जो 50 किलोमीटर की दूरी है जिसकी अर्थ से। फिर मीजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। इन तीनों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेयर आती है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। मीजोस्फेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं। ये अबाउट 80 किलोमीटर है अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से, यानी कि ये जो पूरी दूरी है ये 80 किलोमीटर है। ठीक है, ये रही ना मीजोस्फेयर, तो ये पूरी 80 किलोमीटर है। इन दिस लेयर, इस लेयर में द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड एंड फॉल्स एज लो एज -85 डिग्री सेल्सियस। इस लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर जो है एल्टीट्यूड के साथ साथ डिक्रीज होता है, और कहाँ तक पहुँच जाता है, -85 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो होकर। ठीक है, मेटियोर्स एंटरिंग द एटमॉस्फेयर यूजुअली बर्न अप इन द एटमॉस्फेयर, सॉरी मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में जो मेटियोर्स एंटर करते हैं ना वो यूजुअली जल जाते हैं अपने आप ही। ओके, क्योंकि इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो उसमें अपने आप ही वो बर्न हो जाते हैं। ये था आपका मीजोस्फेयर के बारे में। नेक्स्ट लेयर आती है थर्मोस्फेयर। अबव द मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के ऊपर आपकी कौन सी लेयर आती है, थर्मोस्फेयर आती है, विच एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ अबाउट 450 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। जिसकी हाइट जो है वो अर्थ सरफेस से 450 किलोमीटर्स तक की है। ठीक है, ये वाली पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 450 किलोमीटर। तो ये लेयर है आपकी थर्मोस्फेयर की। फिर क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर राइजेज रैपिडली विद एल्टीट्यूड इन दिस लेयर। इस लेयर में टेम्परेचर राइज करता है, इंक्रीज होता है इस लेयर में टेम्परेचर। ठीक है, ये था थर्मोस्फेयर के बारे में। फिर है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या होता है, इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की सबसे बाहर वाली लेयर को हम एक्सोस्फेयर बोलते हैं, एक्सो। ठीक है, द अपर रीचेज ऑफ दिस लेयर मर्ज विद आउटर स्पेस। तो इस लेयर का जो अपर पार्ट होता है ना, अपर लेयर होती है, वो आउटर स्पेस से क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, थोड़ा सा मिक्स हो जाती है। अब जो आउटर स्पेस होता है उससे टेम्परेचर इन द एक्सोस्फेयर इज वेरी हाई, और एक्सोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो और क्या बोल रहा है, देयर इज अ लेयर in the atmosphere in which the molecules of the atmospheric gases are broken into charged particles called ion, and this layer is called ionosphere. क्या बोल रहा है, एक लेयर है एटमॉस्फेयर में जिसमें एटमॉस्फेरिक गैसेस, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स अगर उस लेयर में एंटर करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं और कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स बन जाते हैं। केमिस्ट्री में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं, उन चार्ज पार्टिकल्स को हम आयंस बोलते हैं, और उस पूरी लेयर को हम बोलते हैं आयनोस्फेयर। इट रिफ्लेक्ट्स और सेंड्स बैक रेडियो वेव्स टुवर्ड्स द अर्थ एंड दस हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये जो आयनोस्फेयर लेयर होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, सेंड बैक करती है किन्हें, रेडियो वेव्स को अर्थ की तरफ, और इसी वजह से रेडियो ट्रांसमिशन हो पाता है। द आयनोस्फेयर स्टार्ट्स एट अबाउट 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से स्टार्ट होता है एंड एक्सटेंड्स टू अबाउट 1000 किलोमीटर। 50 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 1000 किलोमीटर तक रहता है ये। ठीक है, 50 किलोमीटर देख रहे हैं ना यहाँ से, यानी कि मीजोस्फेयर से स्टार्ट होता है और अबाउट 1000 किलोमीटर तक रहता है। ओके, तो ये है हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं नया अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है,
द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, लेट अस सी व्हाई। एटमॉस्फेयर अर्थ पर अगर हमें जिंदा रहना है ना तो एटमॉस्फेयर उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जिससे हमें पता पड़ेगा कि ये ज़रूरी क्यों है। द एटमॉस्फेयर गिव्स अस द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ। एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन देता है जो हम ब्रीथ करते हैं, है ना, जो हम सांस लेते हैं। हम इनहेल कौन सी गैस करते हैं? ऑक्सीजन। तो अगर वो गैस ही नहीं होगी तो हम रहेंगे कैसे, जिंदा कैसे रहेंगे? तो एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन गैस देता है जिससे हम सांस लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हेल्प्स प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पाई जाती है जिससे जो हेल्पफुल होती है प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से वो फूड बना पाते हैं, है ना। सनलाइट की प्रेजेंस में फूड तभी बना पाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस याद है ना। तो इसीलिए एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? द एटमॉस्फेयर स्टॉप्स द सन्स रेज फ्रॉम हीटिंग अप द अर्थ बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। अब एटमॉस्फेयर क्या करता है? सन की रेज से अर्थ को एक एक्स्ट्रा लेवल तक हीट होने से बचाता है, ठीक है। हर चीज़ की जैसे लिमिट होती है ना, तो ऐसे ही अगर अर्थ ओवर हीट हो जाएगी तो वो नुकसानदायक होगा। तो एटमॉस्फेयर उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है ताकि हमारी अर्थ ओवर हीट ना हो जाए। तो सन की रेज को अर्थ तक वो ज़्यादा नहीं पहुंचने देता है। ऑल्सो द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर डज नॉट लेट टू मच हीट्स एस्केप फ्रॉम द अर्थ। और जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट रहती है तो वो ज़्यादा हीट को अर्थ से एस्केप नहीं होने देती, भागने नहीं देती है। सो एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट और टू कोल्ड। इसलिए जो एटमॉस्फेयर होता है वो अर्थ के सरफेस को बचाकर रखता है। किस चीज़ से बचाकर रखता है? ज़्यादा गर्म होने से और ज़्यादा ठंडा होने से। समझ में आया? द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। जो ओजोन होता है एटमॉस्फेयर में वो हमें बचाकर रखता है सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। हमने अभी ओजोनोस्फेयर वाला पढ़ा था ना पॉइंट। ओजोनोस्फेयर कौन से में होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में होता है ना ओजोनोस्फेयर। तो ओजोन क्या करता है? एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट रहता है वो हमें बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है ताकि हम तक सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ना पहुँचे। फिर नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड इन वेरियस फॉर्म्स टू कीप द सॉइल फर्टाइल। नाइट्रोजन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि सॉइल को फर्टाइल रखा जा सके, उपजाऊ रख सके। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स विच गिव अस फूड। और नाइट्रोजन जो है प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प करता है जिससे हमें फूड मिलता है। एटमॉस्फेयर गिव्स अस रेन, स्नो एंड विंड विच आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर। एटमॉस्फेयर हमें बारिश, बर्फ, है ना, और हवा देता है जो वेदर के, मौसम के एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ये तीनों। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज रेनफॉल एंड स्नोफॉल। एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं उनकी मदद से रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है। विंड इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। विंड कुछ भी नहीं है लेकिन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एयर का। एयर के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स मोस्ट मिट्योर्स फ्रॉम हिटिंग द अर्थ सर्फेस। एटमॉस्फेयर जो है ज़्यादातर मिट्योर्स को अर्थ के सरफेस पर हिट होने से बचाता है, ठीक है। आपने देखा था ना मीसोस्फेयर में क्या होता है? मेटेओर एंटर करते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं। तो अर्थ के सरफेस पर वो मेटेओर्स को पहुंचने से बचाता है। तो ये देखा ना आपने कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे, जिससे हमें पता पड़ता है कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगला टॉपिक है हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की हीटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर हम भी हमारा हीट होता है। सन इज द चीफ सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द अर्थ। अर्थ पर हीट और लाइट का मेन सोर्स, चीफ सोर्स क्या है? सन है। इट रेडिएट्स और सेंड्स आउट एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस। जो अर्थ सन है वो रेडिएट करती है यानी कि फैलाती है, और सेंड आउट यानी कि भेजती है एनर्जी को सभी डायरेक्शंस में। द अर्थ रिसीव्स ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दिस एनर्जी। तो ये जो एनर्जी सन भेजता है ना, तो वो अर्थ पर वो पूरी एनर्जी नहीं आती है, उसका कुछ पार्ट आता है, ओनली स्मॉल फ्रैक्शन उसका, उस एनर्जी का अर्थ रिसीव करती है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए बिकॉज द अर्थ इज फार अवे फ्रॉम द सन, क्योंकि अर्थ जो है सन से बहुत दूर है। सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इनकमिंग सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन। तो सोलर एनर्जी जो सन से एनर्जी आती है और अर्थ के द्वारा रिसीव करी जाती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इनकमिंग सोलर रेडिएशन या फिर इंसोलेशन। ओके, दिस एनर्जी इज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग द अर्थ सरफेस। तो ये जो एनर्जी आती है इंसोलेशन जिसे हम बोलते हैं, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है किस चीज़ के लिए? अर्थ के सरफेस को हीट करने के लिए। इनकमिंग सोलर रेडिएशन फर्स्ट पासिस थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो सबसे पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास करती है, ठीक है, क्योंकि पहले एटमॉस्फेयर होता है और तो उससे पास करती हैं। द एयर, द क्लाउड्स एंड द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट अ पार्ट ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन बैक इनटू स्पेस।
तो उस एटमॉस्फेयर में जो एयर, क्लाउड्स, ये डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो इनकमिंग रेडिएशंस का क्या कर देते हैं, एक पार्ट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं और वो जो रेज होती हैं वो वापस स्पेस में चली जाती हैं। एयर, क्लाउड्स एंड डस्ट ऑल्सो एब्जॉर्ब अ पार्ट ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन, और तो वो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर देते हैं और वही एयर, क्लाउड्स और डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो इनकमिंग रेडिएशंस का एक पार्ट एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, ठीक है। बट दिस हीट्स अप द एटमॉस्फेयर ओनली स्लाइटली, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद वो एटमॉस्फेयर जो है हल्का सा ही क्या होता है, गर्म होता है। About half of the incoming radiation reaches the earth surface. About half जो incoming radiation है वो अर्थ के सरफेस पर पहुंचती हैं, हाफ ही पहुंचती है। आप सोचिए ना, कुछ पार्ट तो जो एयर, विंड, क्लाउड्स, ये सभी चीज़ें हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं जो स्पेस में चली जाती है, कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो अबाउट हाफ ही अर्थ पर पहुंचती है। अर्थ सरफेस इज हीटेड बाय दिस एनर्जी, अर्थ का सरफेस इस एनर्जी से हीट अप हो जाता है। हीटेड सरफेस ऑफ द अर्थ इन टर्न रेडिएट्स हीट, जो अर्थ का हीटेड सरफेस है वो हीट को फिर क्या कर देता है, वापस से रेडिएट कर देता है, जिसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। एटमॉस्फेयर इज हीटेड मेनली बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो एटमॉस्फेयर जो हमारा हीट अप होता है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से होता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या हो गया, हीटेड सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का सरफेस हीट हो गया, ठीक है। जो इनकमिंग रेडिएशंस आ रही हैं, हाफ इनकमिंग रेडिएशंस आ रही हैं अर्थ पर, तो अर्थ हीट हो जाती है, तो जो हीटेड सरफेस होता है अर्थ का वो वापस से हीट को रेडिएट करता है सारे में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। द एयर नियर द अर्थ सरफेस गेट्स हीटेड बाय बीइंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द अर्थ हॉट सरफेस, तो अर्थ के सरफेस के पास की जो हवा होती है वो हीट हो जाती है, ठीक है। क्यों हीट हो जाती है, क्योंकि वो जो एयर होती है वो अर्थ के गर्म सरफेस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाती है, तो ये जो हीटिंग होती है इसे हम बोलते हैं कंडक्शन, क्योंकि वो ट्रांसफर हो गई इन पार्टिकल्स में। व्हेन द एयर नियर द ग्राउंड इज हीटेड, अब जो एयर ग्राउंड के पास होती है वो हीट होती है, तो क्या होता है, इट एक्सपेंड्स, वो फैल जाती है, हल्की हो जाती है और राइज कर जाती है, ठीक है। अब जैसे जैसे वो राइज करेगी इट ग्रेजुअली गेट्स कूल्ड, वो धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। कूल एयर बीइंग हैवी सिंक्स डाउन, अब कूल एयर जो है हैवी हो जाती है, जो ठंडी हवा होगी वो हैवी होती है तो वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी। सो एज वार्म एयर राइजेस फ्रॉम दी सरफेस, सरफेस से जैसे जैसे वार्म एयर राइज करती है, कूल एयर फ्रॉम अबव कम्स डाउन टू रिप्लेस इट, तो कूल एयर ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती है ताकि उसे रिप्लेस किया जा सके। इट कॉजेज अ साइक्लिक मूवमेंट ऑफ एयर करंट्स नियर द अर्थ सरफेस, इसकी वजह से एयर के जो करंट्स होते हैं उसका एक साइक्लिक मूवमेंट होता रहता है अर्थ के सरफेस के पास। कैसे कैसे होता है, वार्म एयर जो है ऊपर की तरफ जाती है और जो अब ऊपर की ठंडी हवा होती है उसे रिप्लेस करके वो नीचे आ जाती है। दीज एयर करंट्स ट्रांसफर हीट अपवर्ड्स, तो इन एयर करंट्स की वजह से क्या होता है, हीट जो है ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। सच ट्रांसफर ऑफ हीट बाय करंट इज कॉल्ड कन्वेक्शन, तो ये जो ट्रांसफर होता है हीट का करंट्स के द्वारा उसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको वाटर साइकिल दिखाई हुई है जो पूरे टाइम चलती रहती है। इस प्रोसेस में सम ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ गोज इनटू एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर, जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है, वहाँ जहाँ भी वाटर होता है वहाँ से वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है वाटर, ठीक है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स में बन जाती हैं, क्लाउड्स बनते हैं और अल्टीमेटली वो रेन की फॉर्म में वापस अर्थ पर आ जाती है, इसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल। और यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है आपको, राइजिंग वार्म एयर बीइंग रिप्लेस्ड बाय कूल एयर एट द हीटेड लैंड सरफेस, ये हीटेड लैंड सरफेस है, ठीक है। वार्म एयर है नीचे, वार्म एयर ऊपर जा रही है और कूल एयर फिर नीचे आ रही है, उसे रिप्लेस कर रही है, तो इस तरीके से पूरा बैलेंस बनकर चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से अर्थ हीट होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। मच ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है वो अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, मेनली बाय कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना, ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है और क्लाउड्स की वजह से क्या होता है, ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है ये रिफ्लेक्ट हो जाता है अर्थ की तरफ, ठीक है। किस किस की वजह से, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और क्लाउड्स की वजह से। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, द हीट कैन नॉट एस्केप इनटू स्पेस, जो हीट है वो स्पेस में वापस नहीं जा पाती और अर्थ में ही फंस जाती है, गेट्स ट्रैप्ड ऑन द अर्थ। कब, जब जो मोस्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और क्लाउड्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट जो है स्पेस में नहीं जा पाती है और अर्थ पर ही रह जाती है, ठीक है। क्योंकि सारी हीट चली जाएगी तो उससे भी दिक्कत हो जाएगी ना, ज़्यादा ठंडी हो जाएगी फिर, ठीक है।
दिस इफेक्ट इज सिमिलर टू द हीटिंग ऑफ अ ग्रीन हाउस जैसे हीट होता है, तो ये इफेक्ट भी उसी के जैसा है। हेंस इट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द गैसेस कॉजिंग इट आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। इसीलिए इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, और जो गैसेज जिस वजह से ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, उन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। विदाउट दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट, अगर हीट ट्रैप नहीं होगी, द अर्थ वुड हैव बीन वेरी कोल्ड एट नाइट। बोला था ना अभी, अगर हीट चली गई, अगर सारी हीट चली गई, स्पेस में चली गई, वो अर्थ पर ट्रैप नहीं हुई हीट, तो अर्थ जो है रात को बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। व्हेन देयर इज़ नो इंसोलेशन, क्योंकि इंसोलेशन ही नहीं होगा, क्योंकि अगर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से हीट लॉस हो जाएगा तो इंसोलेशन नहीं होगा ना कुछ भी। इनफैक्ट इट वुड हैव बीन सो कोल्ड दैट वी वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। इनफैक्ट तो इतना ज़्यादा ठंडी हो जाएगी कि हम जी भी नहीं पाएंगे। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए, जीने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, बट टू मच ऑफ इट कैन बी हार्मफुल। लेकिन अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। इफ़ इट गोज ऑन इंक्रीजिंग इट कुड कॉज ग्लोबल वार्मिंग। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग में ग्रेजुअल राइज इन टेम्परेचर अक्रॉस द वर्ल्ड। ग्लोबल यानी कि पूरे ग्लोब में वार्म हो रही है, वो वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आए। यहाँ पर देखिए आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट का दिखाया हुआ है। ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से क्या होता है, सम एनर्जी यहीं पर रुक जाती है, कुछ एनर्जी स्पेस में चली जाती है, अर्थ की तरफ वापस चली जाती है, लेकिन कुछ एनर्जी यहीं रह जाती है। ठीक है, इंसोलेशन हो रहा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हुआ, तो कुछ एनर्जी ऊपर चली गई वापस स्पेस में, और कुछ एनर्जी यहीं पर ट्रैप हो गई। ट्रैप होना एनर्जी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज रात बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी इस वजह से, वरना ठीक है, तो वो जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। हम जी नहीं पाएंगे अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, इतनी ठंडी हो जाएगी कि हम जी भी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, बट ज़्यादा अमाउंट में अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। ओके, तो अब आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थ्रेट्स टू दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लिए क्या क्या चीज़ें खतरनाक हैं, ठीक है, जिससे एटमॉस्फेयर हमारा ख़राब हो रहा है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्लीज़ वीडियोस लाइक कीजिए गाइस, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, जूनियर्स, सभी के साथ शेयर कीजिए जो भी हैं आपके आसपास, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट टाइम अगर आप हमारी वीडियो देखें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कुछ भी डाउट है आपको, किसी भी तरह का डाउट है, या फिर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। 8th क्लास का भी बहुत सारा कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं। बायोलॉजी कंप्लीट होने वाली है, वैल्यू एजुकेशन हम 8th क्लास की कंप्लीट कर चुके हैं, देन केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।